माय डियर फ्रेंड, जीके जीएस प्रैक्टिस सेट के प्रैक्टिस सेट 15 के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रतिदिन 100 चुनिंदा क्वेश्चंस को करवाता हूँ और उसका फुल डिटेल जानकारी भी देता हूँ। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, एसएससी या रेलवे हो, जिस एग्ज़ाम में भी जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह प्रैक्टिस सेट का सीरीज आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इससे पहले मैंने 14 सेट डाले हैं, आप उन्हें भी प्लेलिस्ट से खोजकर पढ़ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पाई स्थलों का अधिकतम संकेंद्रण है। हड़प्पाई स्थल जो हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए गए हैं? बलूचिस्तान की अधित्यका में, सिंधु और इसकी सहायक नदियों के मैदानों में, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सिंधु और इसकी सहायक नदियों के मैदानों में सबसे अधिक हड़प्पाई स्थल देखे गए हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपको उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, इनमें से कोई नहीं। और अभी जो भी ये क्वेश्चंस बनते हैं जनसंख्या से रिलेटेड, वह 2011 की जनसंख्या के ही बेस्ड पे होते हैं। और 2011 की जो जनगणना थी वह 15वीं जनगणना थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 2011 की जनगणना कितने नंबर की जनगणना थी, तो वह 15वीं जनगणना थी। आपको यहाँ पे बताना है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। सही आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। जबकि अगर आपसे ये पूछा जाए अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो एनसीआर नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है, वो नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली जो है, यह सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वह बिहार है। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है? टीका का मतलब होता है किसी पुस्तक का संक्षिप्त रूप में लिखना ही टीका कहलाता है। तो आपको बताना है कि पतंजलि जी ने जो महाभाष्य लिखा है वह किस पुस्तक की टीका है। कामसूत्र, अष्टाध्यायी, वर्तिका, मनुस्मृति। सही आंसर आपका हो जाएगा अष्टाध्यायी पर एक टीका जो है वो लिखा गया था, यानी अष्टाध्यायी का संक्षिप्त रूप लिखा गया था जिसे पतंजलि ने लिखा था और उसे हम महाभाष्य के नाम से जानते हैं। जबकि यह जो अष्टाध्यायी की बात हो रही है, पतंजलि के ही गुरु पाणिनि ने व्याकरण के 8 अध्यायों को, पूरी व्याकरण को, पाणिनि व्याकरणाचार्य थे और उन्होंने ही अष्टाध्यायी लिखी थी। अष्टाध्यायी का मतलब होता है 8 अध्यायों की पुस्तक। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे माना जाता है? सुश्रुत संहिता को, चरक संहिता को, अथर्ववेद को या हस्तायुर्वेद को? भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे कहा जाता है? आपका सही आंसर होगा चरक संहिता को भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है। किसे? चरक संहिता को। चरक जो थे यह आयुर्वेदाचार्य थे और ये कुषाण शासकों के शासनकाल में थे, उनके ही समकालीन थे। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? यहाँ पे क्वेश्चन को ज़रा गौर से पढ़िए। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को, ना कि केंद्र सरकार, मैं यहाँ पूछ रहा हूँ राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, न्यायाभिकर्ता, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आपका सही आंसर होगा एडवोकेट जनरल। जिस तरह देश में महान्यायवादी
केंद्र सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है, उसी तरह राज्य सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है। मैंने इन दोनों को ही, महान्यायवादी और एडवोकेट जनरल, दोनों को अपने वीडियो में कवर किया है। इंडियन पॉलिटी के प्लेलिस्ट में यह वीडियो आपको मिल जाएगा, आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। विश्व में सबसे पहले बायोमेट्रिक पासपोर्ट किस देश ने जारी किए हैं? ऑस्ट्रेलिया ने, अमेरिका ने, जापान ने, दक्षिण अमेरिका ने। सबसे पहला बायोमेट्रिक पासपोर्ट किस देश ने जारी किया है? सही आंसर हो जाएगा अमेरिका ने सबसे पहला बायोमेट्रिक पासपोर्ट जारी किया है। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, आचार्य नरेंद्र देव। प्रारूप समिति के अध्यक्ष सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय संविधान के संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान की पहली जो बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में 11 अगस्त 1946 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। तो ये भी डेट आप याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है संविधान सभा का निर्माण और गठन और पहला बैठक कब हुआ था। तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हें ही भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है मेनाल जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात, जोग जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात। कौन सा वाटरफॉल विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है? आपके सही आंसर हो जाएंगे एंजिल जलप्रपात। यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह वेनेजुएला में स्थित है। केनाइमा राष्ट्रीय उद्यान के जंगल में यह जलप्रपात स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 807 मीटर और कहीं कहीं आपको 979 मीटर भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आप दोनों ही डेटा याद रखिए। और यह दुनिया का सबसे ऊंचा और सीधा गिरने वाला जलप्रपात है। सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल कौन सा है? धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, मांडा, हड़प्पा। नवीनतम स्थल जो हाल ही में बना है, हाल ही में खोजा गया है, वैसे स्थल कौन से हैं? यहाँ पे आपका सही आंसर होगा धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल है। उदारवादियों का मुख्य समाचार पत्र कौन सा था? दो तरह के क्रांतिकारी थे, एक उदारवादी थे, एक उग्रवादी थे। उग्रवादी में जो गोला बारूद का सहारा लेके अंग्रेज़ों को हराना चाहते थे, और एक थे उदारवादी जो गांधी जी और उनके ही जैसे विचारों वाले थे, उन्हें उदारवादी कहा जाता था। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि उदारवादियों का मुख्य समाचार पत्र कौन सा है? लीडर, फ्री प्रेस जर्नल, न्यू इंडिया, यंग इंडिया। ये सभी पत्रिकाओं के नाम हैं। तो उदारवादियों का जो मुख्य समाचार पत्र था वह लीडर था। तो यहाँ पे जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर कौन थे पूछा जाता है। देखिए, पहला तीर्थंकर पूछा जाता है, द्वितीय तीर्थंकर पूछा जाता है, 22वां तीर्थंकर पूछा जाता है, 24वां तीर्थंकर पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो पहले तीर्थंकर थे वह ऋषभदेव थे, या उन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। और जैन धर्म के जो द्वितीय तीर्थंकर थे वह अजीतनाथ थे। क्या नाम था उनका? अजीतनाथ। यहाँ पे आपका सही आंसर भी अजीतनाथ ही होगा। उसके बाद जो 24वें तीर्थंकर थे वह भगवान महावीर थे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए
कि 22वें तीर्थंकर कौन थे। मैंने इससे पिछले के सेट में इसे करवाया है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। अगर आप मेरे पिछले के सेट को देखे होंगे, पिछला सेट देखे होंगे, तो आपको ज़रूर ही मालूम होगा 23वें तीर्थंकर कौन, 22वें तीर्थंकर कौन थे। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध उड़ीसा, भाखरा नांगल हिमाचल प्रदेश, पेरियार केरल, बजाज सागर राजस्थान। इनमें से आपको बताना है और कौन सा लंबा बांध है और कौन कहाँ पे है, ये तो आगे में लिखा ही हुआ है। सही आंसर होगा ए नंबर, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, जो कि उड़ीसा में है और महानदी पर स्थित है। किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बना यह हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। निम्न में से किस नदी को नदीतम या सर्वश्रेष्ठ कहा गया है? सरस्वती, सिंधु, यमुना, रावी। सही आंसर जो यहाँ पे आपका होगा, निम्न में से किस नदी को नदीतम कहा गया है? टिक आउट नहीं किया हुआ है, बट मैं आपको बताता हूँ। सरस्वती नदी को सर्वश्रेष्ठ नदी या नदीतम कहा गया है। सरस्वती नदी सरस्वती ग्लेशियर से होकर निकलती है और अरब सागर में गिरती है, और ऐसा माना जाता है कि यह आगे चलकर दृश्यवती नदी में मिल जाती है और फिर वही नदी इलाहाबाद के पास गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, तीनों नदियां एक साथ मिलती है, जिसे हम त्रिवेणी या प्रयाग तीर्थ स्थल वहाँ पे स्थित है इलाहाबाद में। ये वही सरस्वती नदी हैं। इसका उल्लेख वेदों में किया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि किस नदी को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। यहाँ पे मैंने गंगा ऑप्शन इसीलिए नहीं दिया है क्योंकि बच्चे गंगा ही लगाते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा, सरस्वती नदी को नदीतम या सर्वश्रेष्ठ नदी कहा जाता है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए। भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री तिरंगा कहाँ फहराते हैं? लाल किला, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन या इंडिया गेट? सही आंसर हो जाएगा लाल किला। देखिए, मैं सिर्फ हार्ड क्वेश्चंस को नहीं देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि एक सेट में अगर हल्के क्वेश्चन है तो दूसरे सेट में सिर्फ हल्के ही क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं है। मैं लगभग हार्ड लेवल और इजी दोनों लेवल के क्वेश्चन को डालता हूँ, जिससे बच्चों को बोर फील ना हो। और जो भी क्वेश्चन डालता हूँ ये तो श्योर है कि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे? किस धातु से अपरिचित थे? तांबा से, आग से, कृषि से, लोहा से? सही आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से अपरिचित थे। उन्हें लोहा के बारे में जानकारियां नहीं थी। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, ऋग्वैदिक युग में? सही आंसर होगा, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। भारत कब से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना? कब से सदस्य है? 1945 से, 1946 से, 1947 से, 1950 से, 1950 से? सही आंसर हो जाएगा, 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? डेट भी आपको याद रखना है। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले, शिवनाथ शास्त्री, उपयुक्त में से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी, बीवी लाल, एन जी मजुमदार, राखालदास बनर्जी?
सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी को हड़प्पा स्थल का उत्खनन करता या खुदाई करने वाला माना जाता है। मानव अधिकार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, यानी सीधा आप बोलिए मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 25 नवंबर को, 2 अक्टूबर या फिर 1 जनवरी को मनाया जाता है। सही आंसर होगा 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जिसकी स्थापना एओ ह्यूम ने 1885 ईस्वी में किया था, उसके किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे? 1929 में, 1927 में, 1921 में या 1932 में? सही आंसर होगा 1929 में। और यह लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था और इसमें इन्होंने एक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव स्वीकार करवाया था और इसीलिए 26 जनवरी 1930 ईस्वी को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया था। देखिए, दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज्य का एक प्रस्ताव पास किया गया था, जिसके अंतर्गत 26 जनवरी 1930 ईस्वी को लाहौर में ही जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का पहला झंडा जो था अपना तिरंगा वो फहराया था। और इसीलिए 26 जनवरी को भी गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? जिला परिषद, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, पंचायत समिति? पहला आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। जिला परिषद जो है वह पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था है। पंचायती राज की स्थापना गांधी जी का एक मुख्य उद्देश्य था और उसी को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज संस्था की स्थापना किया गया। पंचायती राज संस्था में त्रिस्तरीय संस्था होती है, जिसमें सबसे नीचे के स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, जिसमें गांव में मुखिया और सरपंच ये सभी होते हैं। उसके बाद पंचायत समिति होता है, वह ब्लॉक लेवल पर होता है और उसमें प्रमुख होते हैं। और उससे ऊपर अगर हम बढ़ें तो जिला परिषद होता है। जिला परिषद में जिला पार्षद जो होते हैं, जिला पार्षद, इसका चुनाव भी आप जानते होंगे। अगर आप गांव से रिलेटेड होंगे तो आपको पता होगा। ग्राम पंचायत का भी चुनाव होता है, पंचायत समिति का भी चुनाव होता है और फिर पंचायत जिला परिषद का भी चुनाव होता है। जिला परिषद के जो सदस्य चुन के जाते हैं उन्हें हम जिला पार्षद कहते हैं। भारत में गन्ना सबसे अधिक होता है बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? सही आंसर हो जाएगा गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा पहाड़ी में जो गुफा मंदिर बनाया गया था राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा, वह कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में ही है। कहाँ पे स्थित है? सही आंसर हो जाएगा, टिक आउट नहीं किया गया है, बी नंबर आपका सही आंसर होगा, औरंगाबाद में स्थित है। वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत था अहिंसा, एकेश्वरवाद, अवतारवाद, कीर्तन। तो इसका सही आंसर आपका होगा एकेश्वरवाद जो था वह वैष्णव धर्म का मूल सिद्धांत था। तो इसमें कहा गया है कि भगवान विष्णु, वैष्णव धर्म जो था, वासुदेव कृष्ण विष्णु के प्रति एकनिष्ठ भक्ति का उपदेश दिया गया है।
भक्ति मार्ग का प्रतिपादन किया गया कि भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति का होना जरूरी है, भगवान के प्रति भक्ति होना जरूरी है। और भक्ति मार्ग के अलावा सांख्य और योग दर्शन को भी स्वीकारा गया था। किसमें? वैष्णव धर्म में। बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में स्थित है। मैसूर के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम अवस्था में यहीं पे संलेखन विधि के द्वारा अपने प्राण को त्याग किया था। संलेखन विधि के बारे में मैंने बताया है जब मैंने मौर्य वंश को पढ़ाया था। वैसे मैं अभी भी बता दे रहा हूँ, जब प्राणी अन्न और जल को त्याग कर अपने प्राणों को छोड़ता है तो उसे ही हम संलेखन विधि कहते हैं। तो यहीं पे श्रवणबेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य आए थे। उनके गुरु भद्रबाहु ने अंतिम शिक्षा उन्हीं से उन्होंने लिया था जैन धर्म का, और यहीं पे उन्होंने अपने प्राण त्यागा था। तो पूछा गया है कि ये श्रवणबेलगोला में जो गोमतेश्वर की प्रतिमा थी उसे किसने बनाया था? भरत राय ने, ऋषभ ने, हरि राय ने, चामुंडा राय ने। सही आंसर होगा चामुंड राय ने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा बनाई थी। और इसकी ऊंचाई 57 फुट है। और किसने? चामुंडा राय ने इसका निर्माण करवाया था। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी किसने शुरू करवाया था? बाला साहब ठाकरे ने, MG राणा ने, BG तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने। सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव तथा गणेश चतुर्थी का प्रारंभ किया था। और इनका ये मुख्य उद्देश्य, चूँकि ये क्रांतिकारी थे, ये भारत को आज़ाद कराना चाहते थे, तो ये एक सम्मेलन होता था जिसमें क्रांतिकारी विचारधारा को बढ़ावा दे, राष्ट्रीय एकता को सराहना मिले। इसीलिए उन्होंने शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी उत्सव, जो गणेश जी का आज बहुत फेमस मूर्ति बनता है और फिर गणेश चतुर्थी मनाया जाता है महाराष्ट्र में, मुंबई में, वो शिवाजी बाल गंगाधर तिलक ने ही प्रारंभ किया था। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? आपको बताना है बिना तार का वाद्य यंत्र कौन सा है? वायलिन, सितार, गिटार, ट्रम्पेट। ट्रम्पेट जो होता है उसे हम जैसे ढोल के टाइप का होता है, और वो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप दबाव से बजाते हैं। और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट वैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें तार का इस्तेमाल किया जाता है। तो वायलिन, सितार और गिटार ये सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जबकि ट्रम्पेट जो है वह तार की सहायता से नहीं बना हुआ है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? नानक, हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। आपका सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब नामक स्थान पर 1666 ईस्वी को हुआ था। और इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था और इनकी माता का नाम गुजरी था। मैं बात कर रहा हूँ सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह की। और इन्होंने गुरु की उपाधि कब धारण की? 1675 ईस्वी में इन्हें गुरु माना गया। यह एक महान योद्धा थे, कवि थे, आध्यात्मिक नेता थे। और बैसाखी के दिन, आज भी सिखों में बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो कि महत्वपूर्ण पंथ, मतलब खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिसमें 5 ककार की बात कही थी: कंघा, कृपान, कच्छा, केस,
इस तरह की 5 ककार की बात तो उन्होंने की थी। और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। ये सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना के पटना साहिब नामक स्थान पे हुआ था और 1675 ईस्वी में ये गुरु बने थे पहली बार। और खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन किया गया था। बैसाखी आज भी सिखों का प्रमुख त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? बागेश्वर, लोहाघाट, चंपावत, देवीधुरा। बगवाल मेला देखिए फेमस जो मेला है वो आपसे पूछा ही जाता है। पुष्कर मेला या फिर अम्बुबाची मेला, ये सारे मेला जो भी फेमस हैं इंडिया के वो आपसे पूछे जाते हैं। उसी तरह का एक मेला है बगवाल मेला, किस स्थान पर लगता है? सही आंसर होगा देवीधुरा पर लगता है। और यह महाभारत काल में जो पांडवों का अज्ञातवास था उसी से जुड़ा हुआ स्थान है। यह कुमाऊं का प्रसिद्ध कुमाऊं उत्तराखंड में स्थित देवीधुरा नामक स्थान पर बगवाल मेला आयोजित होता है। कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार। यह पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है कीर्तन। यहाँ पे आपने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा। यह वैष्णव धर्म के संस्थापक थे, संस्थापक नहीं प्रचारक थे। और इन्होंने बंगाल में वैष्णव धर्म को बहुत ऊंचाइयों तक लेके गए थे। श्री कृष्ण के भक्त थे और ये परिक्रमण के द्वारा चारों पूरे मतलब बंगाल में घूमते रहते थे और कीर्तन किया करते थे। आज उसी के बेस्ट इस्कॉन जितना भी मंदिर है उसमें आप जगह जगह आज पूरे विश्व में देख रहे हैं कि हर जगह कीर्तन होते रहता है और व्यक्ति रोड पे या फिर कहीं भी सार्वजनिक स्थल पे घूमते हुए और कीर्तन करते हैं। तो यह चैतन्य महाप्रभु ने ही प्रारंभ किया था और इसीलिए वह कहाँ से जुड़े हुए थे? पश्चिम बंगाल से थे। तो आज भी लोक नृत्य वहाँ का कीर्तन जो है वही लोक नृत्य है। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। तांडव नृत्य संबंधित है श्रृंगार रस से, वात्सल्य से, वीर और रौद्र रस से, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सी नंबर, वीर और रौद्र रस से संबंधित है। और आप जानते ही होंगे तांडव नृत्य भगवान शिव से संबंधित है। जब सती माता को मतलब उन्होंने अपना देह प्रजापति दक्ष के कुंड में जब अपना शरीर त्यागा था तो उसके बाद शिव भगवान उनके शव को लेकर घूमते रहते थे। तो ये देखकर विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनको मतलब सती के शरीर को काट दिया था। तो उसके बाद शिव भगवान ने तांडव किया था। तो ये वही तो वीर और रौद्र रस से संबंधित होता है तांडव नृत्य। तमाशा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार। आज भी नॉर्मल बोला जाता है कि तमाशा मत लगाओ। ये तमाशा कहाँ का नृत्य शैली है? तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य शैली है। जंगल की देवी अरण्यानी का प्रथम उल्लेख किसमें है? अरण्य का मतलब ही होता है जंगल। अरण्यानी का उल्लेख किस वेद में या किस प्रारंभिक ग्रंथ में किया गया है? पहला ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, आरण्यक उपनिषद में या उपनिषद ग्रंथों में, किसमें किया गया है? सही आंसर होगा ऋग्वेद में जंगल की देवी अरण्यानी का प्रथम उल्लेख किया गया है। अच्छा, आप मुझे पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में है? वृषभ शब्द का संबंध किस खेल से संबंधित है? शतरंज, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल। सही आंसर होगा शतरंज से वृषभ शब्द संबंधित है।
इनमें से कौन सी मिट्टी ने देश का 43% क्षेत्रफल घेर रखा है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? आपको आंसर देना है कौन सी मिट्टी 43% क्षेत्र में फैली हुई है। सही आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक नई जलोढ़ मिट्टी, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। वहीं पे अगर हम काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है और कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी बहुत ही उपयोगी होती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है। इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है और फसलों के उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इनमें से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में राज्य की आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है? आपको पता ही है 8वीं अनुसूची में राज्य के आधिकारिक भाषा की चर्चा की गई है, जिसमें 22 भाषाओं को इंक्लूड किया गया है। इनमें से कौन सी भाषा है जो उन 22 भाषाओं में से नहीं है? इंग्लिश, सिंधी, कश्मीरी, संस्कृत? सही आंसर होगा इंग्लिश भाषा जो है वह 22 भाषाओं में से इंक्लूड नहीं है, जबकि सिंधी, कश्मीरी और संस्कृत हमारी राजकीय भाषा में इंक्लूड है। भारत में रबी की प्रमुख फसल कौन सी होती है? दाल, गेहूं, जौ, चावल? रबी की फसल वैसी फसलें होती है जिन्हें अप्रैल मई में काटा जाता है। भारत में रबी की जो मुख्य फसलें हैं वह गेहूं है और सरसों। ये दोनों ही रबी की मुख्य फसलें हैं जो भारत के अधिकतर क्षेत्रों में उपजाई जाती है। वर्धमान महावीर किस गणतंत्र से थे? मतलब उनका जन्म जो हुआ था किस गणराज्य में हुआ था? ये 16 महाजनपद में ही से किसी गणराज्य में हुआ है। लिच्छवी, शाक्य, समुद्रगुप्त, बिंदुसार? ऑप्शन पे आप ध्यान ना दें। मेरा मोटो आपको सिखाना है, आपके नॉलेज की परीक्षा नहीं लेना है। वो आप शायद हमसे बेहतर जानते होंगे। मैं तो बस एक छोटा सा प्रयास करता हूँ कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस से रूबरू करवाऊँ। सही आंसर होगा लिच्छवी। वर्धमान महावीर किस गणतंत्र में थे? लिच्छवी गणराज्य से संबंधित थे। लिच्छवी राजकुमार थे। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल या फिर 26 अप्रैल को? सही आंसर होगा 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई? सितंबर 1956 ईस्वी को, सितंबर 1960 ईस्वी को, सितंबर 1950 ईस्वी को या सितंबर 1965 ईस्वी को? बीमा की मुख्यतः दो कंपनियां होती है, एक जीवन बीमा होती है, एक साधारण बीमा होती है। जीवन बीमा में मनुष्यों का बीमा किया जाता है और मतलब जीवन बीमा में जो नॉर्मल लाइफ होता है, लाइफ को इसमें कवर किया जाता है, जबकि साधारण बीमा में कार का, बंगला का, किसी भी वस्तु का बीमा जब किया जाता है वो साधारण बीमा कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में जनरल इंश्योरेंस कहते हैं और जीवन बीमा को लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। तो आपसे पूछा गया है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? सही आंसर होगा 1 सितंबर 1956 ईस्वी को भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क तथा ट्रेविडेनस ने, वॉन मॉल ने, पुरकिंजे ने या फिर अरस्तु ने? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था?
सही आंसर होगा लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? एसिरियंस, डार्विन, मेंडल, बेबीलोनियन ने। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? सही आंसर होगा मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया था। इसे मेंडल का द्वितीय सिद्धांत कहा जाता है और ये संकरण प्रणाली के द्वारा इन्होंने पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। भोजन का पाचन किस प्रकार की अवक्रिया है? भोजन जो हमारे शरीर में पचता है C6H12O6 प्लस 6O2 मिलके 6CO2 प्लस 6H2O बनाता है। तो यही प्रक्रिया आपको बताना है कि किस प्रकार की अवक्रिया है। उपचयन, संयोजन, अपचयन या फिर विस्थापन। सही आंसर होगा उपचयन की प्रक्रिया है। उपचयन को ही इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन वैसी अवक्रिया होती है जिसमें या तो ऑक्सीजन जुड़ते हैं या फिर हाइड्रोजन हटते हैं, तो वैसी अवक्रिया ऑक्सीडेशन कहलाती है। यहाँ पे जो मैंने अवक्रिया बताया C6H12O6 प्लस 6O2 जब उत्पाद के तरफ जाते हैं तो वह बनता है 6H2O प्लस 6CO2। तो यह जो अवक्रिया है यह ऑक्सीडेशन की अवक्रिया है, अतः आपका सही आंसर उपचयन होगा। जबकि हम अपचयन की बात करते हैं वह रिडक्शन की अवक्रिया होती है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं, क्या रहते हैं? जड़, रंध्र, टहनी, तना। सही आंसर होगा बी नंबर, रंध्र। इसे ही इंग्लिश में स्टोमाटा के नाम से जाना जाता है। पौधे की पत्तियों में ये छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिससे जल का रिसाव होता है, तो ये स्टोमाटा कहलाता है। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलते हैं? अवशोषण की प्रक्रिया के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा, उत्सर्जन के द्वारा या फिर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। सही आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा पौधे में जो आवश्यकता से अधिक जल की मात्रा होती है वह निकलती है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? एमिनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया या फिर अमोनिया। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? जैसे हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग वृक्क होते हैं, हम यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, उसी तरह आपको बताना है मछली में उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं। अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया या फिर अमोनिया। सही आंसर होगा अमोनिया मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? हाइपोटेंशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन या इनमें से कोई नहीं। सामान्य मनुष्य में रक्तचाप जो होता है वयस्क मनुष्य में 120/80 होता है। जब यह 120 से ऊपर 120/80 से जब वह ऊपर जाता है तो उस स्थिति को हम उच्च रक्तचाप कहते हैं। जब वह 120/80 से नीचे आता है तो उसे हम निम्न रक्तचाप कहते हैं। इंग्लिश में बस आपको बताना है इसे क्या कहा जाता है। उच्च रक्तचाप की स्थिति को हाइपरटेंशन कहा जाता है, अतः आपका सही आंसर सी होगा। जबकि निम्न रक्तचाप की स्थिति को
हाइपोटेंशन कहा जाता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है सोमेटोस्टेनिन के कारण, ग्लूकागन के कारण, गैस्ट्रीन के कारण, इंसुलिन के कारण। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा किससे नियंत्रित रहती है? अग्नाशय के लैंगरहिंस द्वीप में बीटा कोशिकाएं पाई जाती है जिससे इंसुलिन का स्राव होता है और यह इंसुलिन ही रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित नहीं रहती है तो मनुष्य को मधुमेह नामक बीमारी होती है जिसे इंग्लिश में हम डायबिटीज कहते हैं। तो आपका सही आंसर होगा इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज जो रहता है वह नियंत्रित रहता है। मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा होता है? या मानव मस्तिष्क के पार्ट दिए गए हैं सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड। आपको बताना है बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा है। सही आंसर होगा सी नंबर, सेरिब्रम। यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है और यह मानव मस्तिष्क का पार्ट है। आप देख सकते हैं मानव मस्तिष्क का जो होता है फ्रंटल लोब्स जो आगे अपना सिर होता है वो होता है, पेराइटल लोब्स और टेम्पोरल लोब्स और ऑक्यूपिटल लोब्स, ये 4 तरह के पार्ट होते हैं मानव मस्तिष्क के। वो आपको दिखाया गया है इस पिक्चर में। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है कौन सी जो भी है, ऑप्टिक पाली, घ्राणेंद्रिय पाली, सेरिब्रम, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा बी नंबर, घ्राणेंद्रिय पाली जो होता है यह सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। महिलाओं में सूंघने की क्षमता अधिक होती है पुरुषों की अपेक्षा। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है पिया मीटर, मीटर, ड्यूरामीटर, एरेक्नोवाइड। मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ड्यूरामीटर। यह मानव मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, काइमोट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। मानव में जो पाचन प्रक्रिया होती है वह मुख से ही प्रारंभ होता है और सबसे पहले स्टार्च जो हमारे भोजन में स्टार्च रहते हैं उसे तोड़ने का काम टाइलिन नामक एंजाइम करता है जो मानव मुख के लार ग्रंथि से निकलती है। तो कौन सी एंजाइम निकलती है? टाइलिन नामक एंजाइम। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा एक तरह का एक कोशिकीय जीव है और एक ही कोशिका का बना हुआ होता है। उसमें डिफरेंट कार्य को करने के लिए वही कोशिका जिम्मेदार होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है? अमीबा में द्विखंडन विधि के द्वारा जनन होता है। 2 भाग में टूट जाते हैं तो उसी से 2 संतति का निर्माण होता है। तो अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन है कूटपाद के द्वारा, कोशिका मुंह के द्वारा, शिलिया के द्वारा या गुदा द्वार के द्वारा। सही आंसर होगा अमीबा में भोजन जो इंजेक्शन होता है, जो भोजन को वह खाता है तो वह कूटपाद के ही द्वारा होता है।
मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा, थायराइड के द्वारा, सेरिबेलम के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ऐच्छिक गतियाँ, देखिए अनैच्छिक गतियाँ वैसी गतियाँ होती है जैसे हार्ट का पंप करना, वो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं चल सकता है। छींक का आना, ये सभी अनैच्छिक गतियाँ हैं जिसका हम निर्धारण नहीं कर पाते हैं। और ऐच्छिक गतियाँ वैसी होती है जैसे चलना, किसी चीज़ को हाथ से उठाना, ये सारी ऐच्छिक गतियाँ होती है। तो आपसे पूछा गया है ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सही आंसर होगा सेरिब्रम के द्वारा ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत या फिर आमाशय? ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं। यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 16 के साथ कल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं प्रतिदिन ऐसे ही चुनिंदा क्वेश्चंस का एक सेट लेकर आता हूं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 16 के साथ।